Hello everyone. So today I'll be discussing the hydrogeology 2024 PYQ. What I wanted to tell you guys is this is not a coaching center or something. Here I'm just solving the PYQ so that it would make your work easier as well as save your time and make sure. And it's a request कि if you are watching the video, then complete the whole video and make your own short notes. And that's all. सो या स्टार्टिंग विथ 109 क्वेश्चन। स्टेटमेंट दे दी गई है स्टोरेज कोफिशिएंट को लेके। स्टोरेज कोफिशिएंट क्या होता है? नाम से चाहिए स्टोरेज कोफिशिएंट। ये एक डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी होती है एक्विफर की, जो कि ये बताती है कि कितना पानी स्टोर है आपके एक्विफर में। ये और स्टोर और रिलीज होगा पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द एक्विफर इन लाइक चेंज इन द हाइड्रोलिक हेड। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्विफर, कन्फाइंड एक्विफर एंड अनकन्फाइंड एक्विफर। कन्फाइंड एक्विफर में कन्फाइंड एक्विफर एंड अनकन्फाइंड एक्विफर। कन्फाइंड एक्विफर में जो आपके स्टोरेज कोफिशिएंट्स हैं वो काफ़ी स्मॉल होता है, यानी कि कन्फाइंड एक्विफर में जो आपका अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज्ड है पर यूनिट सरफेस एरिया दैट इज़ वेरी लेस, दैट इज़ अप टू 10⁻⁵ कुछ इस तरह से वो रेंज करता है। ठीक है, एंड इट रिजल्ट्स फ्रॉम द इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ द एक्विफर मटेरियल एंड वाटर इटसेल्फ। सो देयर इज़ ए पंपिंग का इलास्टिक कंप्रेशन है आपका कन्फाइंड एक्विफर है, तो इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ एक्विफर मटेरियल से ही आपका जो है स्टोरेज कोफिशिएंट वाटर जो है वो रिलीज होता है। अनकन्फाइंड एक्विफर स्टोरेज कोफिशिएंट अनकन्फाइंड एक्विफर का काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि वो ओपन होता है, अनकन्फाइंड होता है, जो कि प्राइमरी डिटरमाइन किया जाता है स्पेसिफिक यील्ड से। एक्विफर की जो स्पेसिफिक यील्ड है वो उसकी स्टोरेज कोफिशिएंट जो है उसकी स्पेसिफिक यील्ड से डिटरमाइन आराम से की जा सकती है, विच डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटी ड्रेनेज ऑफ वाटर। So here there is the elastic compression of the aquifer of the material as well as the water, and here is the gravity that is playing the role for the storage coefficient value in unconfined aquifer that is determined to the help of specific yield. So okay, so हमारी पहली स्टेटमेंट है स्टोरेज कोफिशिएंट कैन बेस्ट बी डिटर्मिन्ड फ्रॉम पंपिंग टेस्ट ऑफ वेल्स। पंपिंग टेस्ट जो है ये एक प्रैक्टिकल फील्ड मेथड होता है जिसके अंदर आप एक्विफर के पैरामीटर्स मेजर करते हो, जैसे कि आपकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होगी, ट्रांसमिसिविटी होगी या स्टोरेज कोफिशिएंट हो गया। वाटर इज पम्प फ्रॉम द वेल एट कंट्रोल रेट। वाटर इन द पंपिंग वेल एंड नियर बाय ऑब्जर्वेशन वेल इज मॉनिटर्ड ओवर टाइम। सो बाय एनालाइजिंग द ड्रॉडाउन our storage coefficient can be easily calculated. Now, coming to the second statement, storage coefficient for an unconfined aquifer corresponds to its specific yield. Storage coefficient for an unconfined aquifer, it corresponds to specific yield because water is released primarily by the gravity drainage. So both the statements are correct. Now coming to the 110 question, correct order of decreasing permeability of the confining layers is. So we have 4 types. Aquifer भी इसमें अगर आप ऐड कर दे तो वो 4 types हो जाएगी। ओके, सो आपकी परमिएबिलिटी क्या होती है? परमिएबिलिटी होती है कि जियोलॉजिकल मटेरियल की एबिलिटी होती है। पहली बात तो ये कि कितना पानी अंदर से मैं जाने दूंगा खुद से। अगर कोई चीज़ ग्रेवल है, सैंड है, तो वो ट्रांसमिट करने देती है अपने अंदर से पानी इजीली, लाइक हायर परमिएबिलिटी इज देयर। क्ले और शेल है तो उनकी लो परमिएबिलिटी होती है, वो इम्पीड करती है वाटर फ्लो को। एक्विफर का तो ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं हुआ, हाईली परमिएबल होते हैं एक्विफर। एक्विटार्ड जो हैं वो सेमी परमिएबल होते हैं, मतलब जाने देंगे बट मर मर के। इसका एग्जाम्पल होता है सिल्टी क्ले और सैंडी क्ले। ठीक है, एक्वीफ्यूज जो होते हैं आपके, ये नियरली इम्परमिएबल लेयर होती है। ये मतलब बहुत कम नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वाटर अपने अंदर से ट्रांसमिट करने देंगे। ठीक है, मैसिव क्ले इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्विक्लूड। एंड एक्वीफ्यूजेस आर कंप्लीटली इम्परमिएबल, अपने अंदर ना तो कोई पानी स्टोर करते हैं ना ट्रांसमिट करते हैं। तो अगर मैं क्रैक्स पे आऊं तो क्रैक्स ये है कि एक्विटार्ड जो है सेमी परमिएबल होता है, पानी देंगे इन लो परमिएबिलिटी, ट्रांसमिट करने देंगे बट लो परमिएबिलिटी। सैंडी क्ले, सिल्टी क्ले आर द एग्जाम्पल। एक्विक्लूड्स Cl जहाँ पे आ गया वहाँ पे याद रखना क्ले। क्ले जहाँ पे होगा वहाँ पे परमिएबिलिटी होगी नेग्लिजिबल अमाउंट। एक्वीफ्यूज में तो फ्यूज सब कुछ गड़बड़, नीदर स्टोर नो ट्रांसमिट। तो एक्विटार्ड्स यहाँ सबसे ज़्यादा, फिर एक्विक्लूड्स, फिर आपके आ गए एक्वीफ्यूज। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। Okay, now coming to the 111 question. A 10-meter thick confined aquifer, 10 मीटर थिक कन्फाइंड एक्विफर आपको दे दिया है।
ठीक है। उसके बाद हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी दे दी है 10 मीटर पर डे के हिसाब से। द ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज थ्रू 1 मीटर सैचुरेटेड विड्थ भी दे दी है, 1 मीटर की सैचुरेटेड विड्थ है। एक्विफर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी दे दिया। तो आपको दिया क्या क्या है इसमें आपको 10 मीटर थिक, आपको सबसे पहले तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी दी है। लेट मी मेक योर वर्क इजियर। 10 मीटर पर डे। आपको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दे दिया है जो कि है आपका आई, दैट इज कितना दिया हुआ है 0.01, ठीक है। और आपको दे दिया है थिकनेस को हम बी से यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज 10 मीटर। और आपको दे दी है सैचुरेटेड विड्थ आपको दे दी है यहाँ पे 1 मीटर की। तो आपका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू KA इंटू आई हेयर इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो K यहाँ पे आपका आ जाएगा 10। एरिया कितना आएगा, एरिया आपका विड्थ कितनी है, आपके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, आपकी थिकनेस का और आपकी विड्थ का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। और आपकी आई जो है, आपकी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितनी है 0.01, यहाँ से 0 हट गया, आपका आ जाएगा आंसर 1 मीटर क्यूब पर डे, ठीक है। नाउ विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी पोरोसिटी। सेकेंडरी पोरोसिटी के एग्जाम्पल पूछ रहे हैं। 2 तरह की पोरोसिटी होती है, प्राइमरी पोरोसिटी और सेकेंडरी पोरोसिटी। जो प्राइमरी पोरोसिटी होती है वो तब फॉर्म होती है जब आपका रॉक डिपॉजिट हो रहा होता है, यानी कि जैसे आपके इंटरग्रैनुलर स्पेसिस हैं सेडिमेंट्स के बीच में, तो वो आपकी प्राइमरी पोरोसिटी है, ठीक है। और वॉइड्स हैं आपके अनकंसल्टेड में। सेकेंडरी पोरोसिटी तब होती है जब आपका रॉक जो है वो ऑलरेडी फॉर्म हो गया है, उसके बाद उसके अंदर कुछ प्रोसेस हुए हैं, दैट्स वाई वो हुआ। प्रोसेस कैसे कि फ्रैक्चरिंग हो गई, ठीक है, उसके बाद डिसोल्यूशन हो गया, ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी आ गई, तो ये सब उसमें आ गए। सो फ्रैक्चर, सोल्यूशन ओपनिंग फॉर्म बाय द प्लांट्स, तो ये 3 तो आपके सेकेंडरी पोरोसिटी के एग्जाम्पल हो गए। बेडिंग प्लेन्स इज नॉट अ पोरोसिटी और समथिंग, इट इज जस्ट अ प्राइमरी सेडिमेंट्री फीचर। So 1, 2 and 4 is the correct answer. Now coming to the 113 क्वेश्चन, यूनिट्स पे क्वेश्चन है। पोरोसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, तो P का हो गया 4, ये 2 आपके यहीं पे शॉर्ट लिस्ट हो गए। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मीटर पर सेकेंड, Q का हो गया आपका 2, तो आपका B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसमिसिविटी इट इज द मल्टीप्लिकेशन, T इज इक्वल टू हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इंटू थिकनेस, तो एक आपका M और मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हेड लॉस आपका हो जाएगा मीटर, सो C ऑप्शन वुड बी करेक्ट, B ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नाउ कमिंग टू दी 114 क्वेश्चन, होमोजीनियस एक्विफर। तो होमोजेनियस एक्विफर वो होता है जिसके अंदर आपकी यूनिफॉर्म हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी और ट्रांसमिसिविटी होती है हर डायरेक्शन में, ठीक है। और टी जो है मतलब ट्रांसमिसिविटी के भी जो है वो भी कांस्टेंट है हर जगह, सो इट इज़ एवरीथिंग इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। ऑन द अदर हैंड हेट्रोजेनियस एक्विफर में आपका के जो है ओके जो आपका के है हेट्रोजेनियस एक्विफर में वो स्पेशली यानी एरिया वाइज जो है वो वेरी करता है, ठीक है, लीडिंग टू द वेरिएशन इन, फिर वो फर्दर वेरिएशन लगाता है किसमें, टी में। सो इफ देर इज अ स्पेशल वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ ट्रांसमिसिविटी दैट इज हेट्रोजेनियस, तो ये तो ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया। देर इज डायरेक्शनल वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ ट्रांसमिसिविटी एंड इट वेरीज इन स्पेस, नो इट डज नॉट। There is no directional variation in the value of transmissivity and it is different at different location, no. Option D would be correct. Now coming to the 115 question, Darcy law. Darcy law का formula Q is equal to KA DH by L. This is the option. This is the formula that we have. तो rate of flow, ये आपका Q rate of flow है, is proportional to the head loss. Of course it is proportional to the head loss. We can see it in the formula itself कि ये proportional है. Rate of flow through porous, no, it's not inversely proportional. Rate of flow through porous media is proportional to the length of the flow path. No, it is inversely proportional. So 1 and 4 would be correct answer. Now coming to the 116 question, रेनॉल्ड नंबर्स के ऊपर फिर से सवाल पूछा है, बोला है कि फॉर्मूला बताइए कौन सा सही है इनमें से। सो रेनॉल्ड नंबर्स का आप याद रखना कि इनर्शियल फोर्स पहले वाले पेपर में, मतलब मैं आपको जब डिस्कस करूँगी आपको पता लगेगा, इनर्शियल फोर्स बाय विस्कस फोर्स,
सो रो वी डी बाय म्यू। यहाँ पे आपका रो है फ्लूइड की डेंसिटी, ठीक है, वेलोसिटी है v, डायमीटर ऑफ फ्लूइड पाथवे इज d एंड डायनामिक विस्कोसिटी म्यू इज द डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। सो यस, नाउ कमिंग टू द 117 क्वेश्चन, अ ग्राउंड वाटर सैंपल कंटेन्स दिस मच अमाउंट ऑफ Na पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव आयंस, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो कितना होगा? तो SAR का फॉर्मूला होता है Na पॉजिटिव डिवाइडेड बाय रूट में Ca2 पॉजिटिव प्लस Mg2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 2। ये आपका है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू का आंसर आएगा 2। नाउ कमिंग टू द 118 क्वेश्चन, ये टॉपिक जो है इट विल टेक अ बिट ऑफ अ टाइम, क्योंकि मुझे ये आपको अच्छे से समझाना होगा, सो इसको हम लास्ट में समझाएंगे। फिलहाल हम 119 एंड 20 क्वेश्चन करते हैं। सॉइल एक्विफर ट्रीटमेंट, सॉइल एक्विफर ट्रीटमेंट जो होता है वो क्या है? वो आपका एक वेस्ट वाटर को ट्रीट करने का तरीका है कि वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है टू मेक इट अगेन सूटेबल फॉर आवर यूसेज। सीवेज को हम लोग एफिशिएंटली ट्रीट करते हैं, जिसके अंदर से अप्रोप्रिएटली ट्रीटेड सीवेज एफ्लुएंट इज इनफिल्ट्रेटेड इनटू एक्विफर टू इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी एंड रिचार्ज द ग्राउंड वाटर लेवल्स। इन्फिल्ट्रेशन ऑफ infiltration of appropriately treated sewage effluent to aquifer through recharge basin for improvement in water quality would be correct answer. It's not a treatment for the better fertility. It's not the infiltration of the untreated sewage effluent on the, no, it's not. No, salinity से तो कोई लेना देना नहीं है. Now coming to the 120 question, consider the following statement regarding artificial recharge of groundwater projects. So they are designed to maintain or augment the natural groundwater resource. So it is something that is replenishing the groundwater. They are designed to reduce or stop the significant land subsidence. When we replenish the groundwater, it can reduce the land subsidence that is caused by the excessive withdrawal of the water. So recharging helps in that. They are designed to conserve or extract energy in form of hot and cold water. It can be used to manage the thermal energy in the aquifer. So these all statements are correct. Now coming to the 118 question. ओके, ये स्पेस मेरे लिए इनफ होगा आपको समझाने के लिए, आई गेस। यस, ओके। सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि आपको प्रेसिपिटेशन पूछ रहा है इन एरियाज विद लोअर टेम्परेचर। प्रेसिपिटेशन पूछ रहा है उन एरियाज में जहाँ पे लोअर टेम्परेचर है, यानी कि ठंडी जगह, यानी कि कोल्ड रीजन्स, ठीक है। और हायर लैटिट्यूड्स पे भी आपका हाई लैटिट्यूड्स यानी कि आपका पोलर एनवायरनमेंट। तो पोलर और कोल्ड अलाइन हो रही है, दोनों चीज़ें सेम अलाइन हो रही है। तो किसके अंदर आप पूछ रहे हैं कि वैल्यू डेल ड्यूटेरियम की और हेवियर आइसोटोप ऑफ द ऑक्सीजन की हाई वैल्यू होगी या लो वैल्यू होगी? तो ये क्वेश्चन है। सो लेट मी टेल यू दिस थिंग इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी। आपके स्टेबल आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन में 2 प्लेयर्स हैं। कौन कौन से 2 प्लेयर्स हैं? एक है आपका हाइड्रोजन और एक है आपका ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के वैसे तो 3 आइसोटोप है, पर यहाँ पे हम प्रोटियम और ड्यूटेरियम को गिनेंगे। इधर ड्यूटेरियम जो है ये आपका हेवियर आइसोटोप है, और एक आपका लाइट आइसोटोप है O16 और एक है O18। यहाँ पे ऑक्सीजन 18 इज द हेवियर वन। सो हेयर वी हैव दिस 4 आइसोटोप्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन राइट नाउ। स्टार्ट ऑफ साइकिल, वाटर साइकिल की जो स्टार्ट है वो कैसे होती है? एक मिनट। वाटर साइकिल की जो शुरुआत है वो शुरुआत होती है इवेपोरेशन से। किससे? इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन में आपके जो लाइटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि आपके O16 और आपका H1, वो बहुत जल्दी इवेपोरेट कर जाते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन जो आपके हैवी मॉलिक्यूल्स, हैवी आइसोटॉप्स हैं, यानी कि H2 और O18, वो उनको बहुत एनर्जी चाहिए होती है इवेपोरेट करने के लिए, इसलिए वो फ्यूअर ही एटमॉस्फेयर में जा पाते हैं, ठीक है। सो वेपर राइजेस फ्रॉम ओशन इज isotopically light than the water that is left behind. सो अब आ जाइए, ये मैंने आपको बेसिक चीज़ बता दी कि कौन सा इजीली इवेपोरेट होता है। इसके बाद आ जाइए आपके वार्म लैटिट्यूड्स में। वार्म लैटिट्यूड्स यानी कि इक्वेटर, है ना, इक्वेटर ही तो हो गया आपके आगे इक्वेटर यहाँ पे।
और वार्म टेम्परेचर भी आ जाएगा यहीं पे, ठीक है, और लोअर ऑल्टीट्यूड्स भी आ जाएगा। इक्वेटर पे ही तो आपका लोअर ऑल्टीट्यूड होता है ना। तो टेम्परेचर वार्म है, तो यानी कि आपके इक्वेटर पे जो है वो इवेपोरेशन इंटेंस होगी, जिसकी वजह से वाटर वेपर इन दिस रीजन्स यू नो lighter isotopes मतलब because of the intense evaporation, lighter isotopes like hydrogen 1 and hydrogen and oxygen 16, they just whoosh away. So water vapor in this region contains more heavy isotopes, so what is left behind is H2 and O18 is left behind. So they are in this region, they contain more heavier isotopes, because also at lower temperature fractionation of the isotopes happen more, but here the temperature is high, so it remains intact. So when it rains in this region, rain is isotopically heavy. Of course ही बात है, when the water बॉडी के अंदर अगर सिर्फ हेवियर आइसोटोप्स ही प्रेजेंट होंगे तो पानी जो प्रेसिपिटेशन से इवेपोरेशन के थ्रू नीचे आएगा दैट वुड बी रिच इन H2 एंड O18, है ना। सो ओके, यहाँ तक आपका वार्म लैटिट्यूड्स और ये वाला कंसेप्ट, मतलब और भी है फिलहाल के लिए यही। अब आ जाइए आपका, अब फिर क्या होता है कि जो आपका पानी वेपर जो है वो इवेपोरेट हुआ है और फिर वो हायर लैटिट्यूड्स यानी कि कोल्डर रीजन में जाता है, तो वहाँ पे वेपर जो है कूल हो जाते हैं, पर यहाँ पे जो हैवी चीज़ है, हेवियर आइसोटोप्स हैं, वो जल्दी कंडेंस होंगे एंड दे आर हेवियर एंड रिक्वायर्स लेस कूलिंग टू फॉर्म द ड्रॉपलेट्स। तो वेपर यहाँ पे बच जाएंगे लाइटर में ज़्यादा, सो इट लूजेज दी हैवी आइसोटोप्स ड्यूरिंग रेन और स्नो। At low latitudes, at low altitudes, we have the low altitudes. I've already told you H2 and O18 is more. It is more. ठीक है, there is not much cooling and there is not much fractionation yet. Now we have at higher altitudes, ठंडी वाला इलाका, हाइट वाला इलाका, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हेवी आइसोटॉप्स जो हैं वो कंडेंस होने लग जाते हैं और रेन की तरह नीचे आने लग जाते हैं। बाय दैट टाइम एयर रीचेज द माउंटेन टॉप, द एयर इज रिमेनिंग वेपर इज़ लाइट। तो जब ठंड होगी तो आपके हेवियर आइसोटॉप्स जल्दी कंडेंस हो जाएंगे, तो वो नीचे चले जाएंगे एज रेन और स्नो। बाय द टाइम एवरी रीच अबव, रिमेनिंग वेपर इज़ लाइट। सो इसीलिए जो हम अंटार्कटिका से, ग्रीनलैंड से या हिमालय से कुछ भी सैम्पल आइस का कलेक्ट करते हैं दैट इज़ लो इन हेवियर आइसोटोप्स, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके, नाउ रोल ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। सो वार्म क्लाइमेट में मैंने आपको बताया कि हैवी आइसोटोप्स ज़्यादा होंगे, प्रेसिपिटेशन होगी, जो पानी प्रेजेंट होगा वो किस में प्रेजेंट होगा, हैवियर आइसोटोप्स में, ठीक है। और आपके जो कोल्ड क्लाइमेट है, हेवियर आइसोटोप्स तो पहले निकल गए क्योंकि वो जल्दी कंडेंस हो जाते हैं, बच लाइटर जाते हैं, तो ये आपका लो हो जाएगा, लो अमाउंट ऑफ हेवियर आइसोटोप। भी आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं यहाँ पे लाइटर ओ मतलब 1H और 16O देके, बट आप एक चीज़ से समझ जाइए तो उससे से आपका काम बन जाएगा। रेन एंड स्नो फीड्स रिवर लेक्स। तो अब क्या होता है कि ट्रॉपिक्स में अब आपकी जो रेन है वो कैसे आपकी रिवर्स लेक को इफेक्ट करती है। ट्रॉपिक्स में क्या होता है, ट्रॉपिक्स में रिवर जो है वो हेवियर आइसोटोप से फुलफिल्ड होगी। क्यों, जब सारा पानी हेवियर आइसोटोप्स में ट्रांसमिट कर रहा है इवेपोरेशन से भी, वाटर बॉडी में भी जो प्रेसिपिटेशन से पानी आएगा वो भी आइसोटोपिकली हैवी ही होगा। ग्लेशियल एनवायरनमेंट में हैवियर तो पहले ही निकल गए, सिर्फ लाइटर बचे हैं, तो लाइटर आइसोटोप्स जो हैं लाइटर आइसोटोप्स जो हैं वो आपकी ग्लेशियर रिवर्स को फीड करेंगे एंड इट इज़ आइसोटोपिकली लाइट। पोलर ओशंस में भी आपके लाइटर आइसोटोप्स आपको वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। ओके, नाउ अगर मैं आपको पूरा का पूरा क्रक्स दूँ, एक पूरा क्रक्स जिससे आपको इजीली याद हो जाए, तो मैंने आपको बताया कि लो
टेम्परेचर कहाँ पे मिलते हैं? हायर लैटिट्यूड्स में मिलते हैं, हायर ऑल्टीट्यूड में मिलते हैं, है ना। ये 3 का कॉम्बिनेशन है। तो लो टेम्परेचर में आपको लो डेलेटिनो एंड del2H मिलेगा इन तीनों चीज़ों में। अब आ जाइए आपके हायर टेम्परेचर, लो लैटिट्यूड, लो ऑल्टीट्यूड। यहाँ पे आपको हायर टेम्परेचर में आपको हैवियर यानी कि हायर डेलेटिनो एंड del2H मिलेगा, क्योंकि बचा ही यही है यहाँ पे, ठीक है। ऑल्सो रीज़न क्या है? हायर टेम्परेचर में आपकी फ्रैक्शनेशन जो है वो लेस होती है, लेस फ्रैक्शनेशन, और लोअर टेम्परेचर में आपकी फ्रैक्शनेशन जो है वो बहुत हाई होती है, ठीक है। इसके अलावा इवन इन द लो ऑल्टीट्यूड रीजन्स देयर इज़ अ रिमूवल ऑफ हेवी आइसोटॉप्स। No, I'm mixing it. So this is the I have mixed it, so I won't confuse you. So even in the low altitudes, we have higher amount of delatin and delo, and in higher altitudes we have low amount of delatin and delo. ऑल्सो क्या आपके जो सैम्पल्स ये लोग पोलर रीजन से कलेक्ट करते हैं, तो अगर कोई पीरियड है वो वार्म पीरियड है, ठीक है, कैसे पता करेंगे वो वार्म पीरियड है? उसके अंदर डेलेटिनो और del2H बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, और अगर कोई कोल्ड पीरियड है तो उसमें ये बहुत कम प्रेजेंट है, ठीक है। सो एज वी गो इन द हायर इन द एलिवेशन, लाइक 1000 मीटर की अगर हम बात देखें, एलिवेशन में हम ऊपर जाते रहते हैं तो आपका del18 O जो है वो डिक्रीज करता रहता है। दैट्स हम ऊपर जाते हैं तो आपकी हैवियर आइसोटोप की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, एंड इट्स बाय द रेट ऑफ -2.8% 1000%। सो विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। आई होप थोड़ा आपको समझ आया होगा। विद दिस आई विल एंड द वीडियो। थैंक यू।